नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बुलेटिन में बात नवादा मामले की। नवादा में अब तक 15 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पटना से विशेष टीम ने नवादा पहुंचकर जांच की। जांच टीम ने भी संकेत दिया कि मौतें जहरीली शराब पीने की वजह से ही हुई हैं। अब नहीं छुपेगी मौत की सच्चाई, जांच से खुलेगा मौत का राज। होली के बाद से नवादा में संदिग्ध स्थिति में हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सुकून की बात यह है कि सीएम के निर्देश पर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में हमारे जो वरीय पदाधिकारीगण हैं, हमने उनसे पूछा था। ये सब लोग जांच कर रहे हैं और यहाँ से भी कुछ लोग हैं। वहाँ के अधिकारियों का कुछ कहना है, लेकिन फिर भी जो बात समाचार पत्रों में आ रही है, इसलिए आज से यहाँ की एक स्पेशल टीम गई है और एक एक चीज को देखेगी, एक एक चीज के बारे में पता लगाएगी और हर चीज पर जो जरूरी कार्रवाई है वो सब करेगी। शनिवार को पटना से 5 सदस्यीय जांच टीम नवादा पहुंची और टीम ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जांच टीम ने जिले के डीएम और एसपी से भी पूछताछ की। सच्चाई जो भी हो जल्द ही सामने आ जाएगा। वैसे होली के बाद से मौतों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। 31 मार्च को 8 लोगों की मौत हुई, 1 अप्रैल को 3 लोगों की जान चली गई और 2 अप्रैल को 3 लोगों की मौत हो गई। यानी 3 दिनों के अंदर 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई और कई अब भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। शनिवार को भी 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया, जिसमें हिसुआ थाना क्षेत्र के छतिहर गांव के सीताराम चौधरी भी हैं। सीताराम खुद ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने शराब पी रखी थी और कह रहे दारू पिए, बस अब क्या होगा। दारू पिए थे? बस। कहाँ से लाए थे? घर में मिलता था। तो क्या घर में मैं बनाया था, 2 गिलास दे दिया। तो क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ? यही लहरता पेट अखिया लगता, माथा उड़ा जाता। नवादा में मौतें चाहे जिस भी वजह से हो रही हों, लेकिन इन मौतों ने कई परिवारों को वीरान कर दिया है। किसी ने अपने बेटे को खोया है तो किसी ने अपने पति को। सिसवा के गोपाल सिंह और बुधौल के धर्मेंद्र सिंह दोनों ही अपने घरों में इकलौते काम करने वाले थे। परिवार वाले अब समझ नहीं पा रहे कि वे क्या करें। पता नहीं वहाँ पिया किधर पिया, वो तब वही बता सकता था। और उसका छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। भाई उसका जीने का कोई पीछे कोई है नहीं। बैक उनका पिताजी माँ पहले ही गुजर चुका है। मौत की वजहों का साफ साफ पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल ऐसे परिवारों को मदद की दरकार है जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और अब घर में दूसरा कमाने वाला कोई नहीं। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। तो अब मौत की उच्च स्तरीय जांच हो पाएगी ऐसा लग रहा है। बात मधुबनी की घटना पर बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने आश्वासन दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर आरजेडी मामले को लेकर हमलावर है और सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। किसी से फांसी का सजा भी बहुत कम है। लोग तड़पा के मारना चाहिए। मेरे बाबा का लाश देखने लायक तक नहीं सुना था। यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे गोली मारा, यहाँ पे मारा, ये काट दिया था पूरा। तो मधुबनी नरसंहार मामले को लेकर अब हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और विपक्ष हमलावर है, लेकिन सरकार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी कोई दोषी होगा इस मामले का उसे बख्शा नहीं जाएगा। राजपूत जाति के लोगों को इस तरह से बेरहमी से हत्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन के लिए भी ये है बहुत चुनौतीपूर्ण है। इतना जघन्य अपराध इस तरह का बिहार में ये तो नरसंहार टाइप का हो गया। इस तरह का होता नहीं था बिहार में, लंबे समय से ये सब नहीं हो रहा था, लेकिन फिर इस तरह की शुरुआत जो हुई है ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है। लेकिन जब घटनाएं घट जाती हैं तो आप जानते हैं कि अपने यहाँ खास करके बिहार में जब से हमारे नेता ने दायित्व संभाला है तो उसकी तह के तक जाते हैं और जो भी इस प्रकार की साजिश रचते हैं
कार्य को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाती है। और मधुबनी की घटना निश्चित रूप से ये नरसंहार की श्रेणी में आती है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए और सरकार की जितनी भी इसमें निंदा की जाए उतनी कम होगी और इस घटना की हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। और गर्मी बढ़ने के साथ ही अगलगी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे वन विभाग के कैंपस में भीषण आग लग गई, जिससे करोड़ों की लकड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कुमान गोलंबर के पास खड़े एक पुराने ट्रक में आग लगी और देखते देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। ये 5 तस्वीर आपके सामने। तीसरी तस्वीर आप सोनपुर की देख पा रहे हैं, जहां के फखराबाद में भी भीषण अग्निकांड में आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। जमुई से भी अगलगी की घटना सामने आई। जमुई जिले के सदर अनुमंडल के गिद्धौर प्रखंड के 2 गांव रतनपुर और धोबघट में अगलगी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बांका जिले की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां सदर अनुमंडल के बेलहर थाना के ललमटिया में एक घर में आग लग गई, जिसमें जलकर एक मासूम बच्ची की जान चली गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंगेर से खबर। मुंगेर में जमीन विवाद में लड़ाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन विवाद में दोनों ओर से न सिर्फ ईंट से हमले किए गए बल्कि लाइसेंसी बंदूक भी लहराए गए और जान से मारने की धमकी भी दी गई। और ये सब कुछ हुआ 2 भाइयों के बीच। एक तरफ से गोली बरस रही है तो दूसरी तरफ से गोली का जवाब ईंट से दिया जा रहा है। सुनिए फायरिंग की आवाज। ऊपर से गोली बरसी तो जवाब में दूसरी तरफ से ईंट बाजी हुई। ये देखिए, पहली ईंट बरसी, दूसरी ईंट बरसी और इसके बाद तीसरी ईंट भी गोली की रफ्तार से बरस गई। तो ईंट के जवाब में दूसरी तरफ से फायरिंग की गई। देखिए, बंदूकधारी शख्स कभी राइफल लहरा रहा है तो कभी गोलियां बरसा रहा है। साफ साफ सुनाई दे रही है फायरिंग की आवाज। ये नजारा है तारापुर के नारायणपुर गांव का, जहां जमीन के एक टुकड़े के लिए भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। सामने की छत पर खड़े होकर राइफल लहरा रहे शख्स का नाम है उदय सिंह, तो दूसरी तरफ से उनके ही भाई उमेश सिंह के परिजनों की ओर से ईंट के जरिए जवाबी हमला किया जा रहा है। ये देखिए, इधर से गोली बरसी तो दूसरी तरफ से एक के बाद एक ईंट फेंके जाने लगे। हमेशा बस बंदूक का दिखाना धौंस कि मार के गाड़ी ये देंगे। हमने मजदूर सबको कहा कि मार के गाड़ देंगे, यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे यहाँ से। जमीन का विवाद इतना गहरा गया कि 2 भाई ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। गोली और पत्थर तो चल ही रहे हैं, वाद और विवाद और गालियों की बौछार भी हो रही है। सुनिए कैसे एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। भरे मोहल्ले में दोनों भाइयों की ओर से काफी देर तक तमाशा चलता रहा। तब तक तारापुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। उभय पक्षों के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है। कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई एवं अनुसंधान कर साथ संकलित किया जा रहा है। दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ हंसते खेलते बड़े हुए 2 भाई आज जमीन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। दोनों भाइयों के बीच हुआ ये संघर्ष पूरे नारायणपुर गांव ने देखा। अब तारापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो देखा आपने किस तरह से भाई ही भाई के खून का प्यासा बना हुआ है। बात बेगूसराय की खबर की करेंगे। बेगूसराय में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। शराब पीने के आरोप में पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की है। यह मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है।
मामला सामने आने के बाद वरीय पदाधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित युवक का कहना है कि जब वो साथियों के साथ बैठकर पटेल चौक के पास मोबाइल में गेम खेल रहा था, उसी दौरान थोड़ी दूरी पर कुछ लड़के बैठकर नशा कर रहे थे। टाइगर मोबाइल के जवानों को देखकर सारे नशेड़ी लड़के फरार हो गए और पुलिस ने उसे ही पकड़ लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। करण का आरोप है कि पुलिस ने जबरन उससे शराब पीने की बात कबूल करने के लिए उस पर दबाव भी बनाया। फिलहाल पुलिस की पिटाई से जख्मी करण कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हम लोग 4-5 लड़का बैठे हुए थे, पबजी खेल रहे थे साइड में, और कुछ लड़का गांजा पी रहा था। वो लड़का और लोग भाग गया। हम लोग पबजी खेल रहे थे तो नहीं भागे, इसलिए हम लोग को धर लिया, बोला कि तुम लोग दारू पीले है, जबकि हम दारू पीबो नहीं किए थे। ये पकड़ के इसके बाद रतनपुर इधर डुमरी इधर ले गया बीच खेत में पूछा कि दारू कहाँ है बताओ, नहीं तो तुमको और मारेंगे। इसके बाद मार लिया। उसके बाद बोलता है कि नहीं बतेबी न तो गोली मार के फेंक देवो इधर, इतना तक बोला। इसके बाद बड मार मारा, 4 वो फाइबर तोड़ा है देह पर, भुंजरी कर दिया है। जब लास्ट में उसको डंडा नहीं मिला तो वो छोड़ दिया हमको वहीं पर। पुलिस के द्वारा तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। पब्लिक के द्वारा ये मैसेज हम लोगों को मिला है कि इस तरह की बात है, एक युवक की पिटाई की गई है। अभी हम लोग इसका जांच करवा रहे हैं। जांच में अगर सत्यता होगी तो निसंदेह जो पुलिसकर्मी होंगे उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उधर मोतिहारी एलआईसी ब्रांच में रिश्वत का खेल चल रहा है। पूर्वी चंपारण जिले में रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एलआईसी की मोतिहारी ब्रांच के मुख्य प्रबंधक ग्राहक से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। वायरल ऑडियो में बीमा धारक की मौत के बाद नॉमिनी को मिलने वाली 7 लाख की बीमा राशि में से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। दरअसल बीमा राशि को क्लियरेंस देने के लिए ब्रांच के चीफ मैनेजर उमेश चंद्र तिवारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच के दौरान नॉमिनी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, लिहाजा उन्होंने अपना नंबर उसके घर पर छोड़ दिया और बाद में फोन कर 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। पीड़ित ने बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल कर दिया। ऑडियो के वायरल होते ही आनंद फानन में पीड़ित को पैसे का भुगतान कर दिया गया, लेकिन इससे एलआईसी में चल रही रिश्वतखोरी का पर्दाफाश हुआ है। हालांकि आरोपी ब्रांच मैनेजर ने आरोपों से साफ इनकार किया है। हाँ जी 7 लाख का बीमा है। मैं चाहूँ तो आपको दिलवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं मिलेगा। दोनों हाँ जी सर, हाँ जी। आप उसमें कुछ चर्चा करो तो फिर हम उसको आगे बढ़ाएं। कोई बात नहीं सर, खर्चा तो करेंगे, ऐसा बात नहीं। क्लेम तो दिवाइए। तो एक काम करो। हाँ जी देखो 7 आपको मिलना है ना। हाँ जी हाँ, तो उसमें से हम 5 आपको दिलवा देते हैं, 2 हमें दे दो। नहीं 5 आपको जी सर क्या चीज का देंगे जी, कोई बताइए ना जी, कोई इसका प्रॉब्लम होगा तभी तो जी। अच्छा ठीक है, चलो जाने दो। 6 माह के बाद, हाँ 6 माह के आसपास ही रहा होगा। इसकी इंक्वायरी होती है। मेरा सिर्फ रोल सिर्फ इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने का था। 6 माह के बाद, हाँ 6 माह के आसपास ही रहा होगा। इसकी इंक्वायरी होती है। मेरा सिर्फ रोल सिर्फ इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने का था। तो ब्रांच मैनेजर अब आरोपों से जरूर इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में सच्चाई जरूर नजर आती है। आगे बढ़ेंगे। आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों का हथियार बना चरखा अभी कई लोगों की रोजी रोटी का सहारा बना हुआ है, लेकिन उचित बाजार नहीं मिलने से बुनकर परिवार बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बुनकर परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। घर घर की आवाज के साथ चरखा चल रहा है। चकर घिन्नी पर सूत जमा हो रहा है। चकर घिन्नी से निकलकर सूत हथकरघा तक पहुंचता है और फिर तैयार होता है सूती कपड़ा। चरखा के जरिए ये सूत काटती हैं। पहले जो पारंपरिक तरीका था, जो सूत से ये धागा बनाया जाता था और फिर इसी धागे से हैंडलूम के जरिए जो कपड़ा तैयार होता था और फिर वो जो घर के जो पुरुष होते थे वो मार्केट में लेकर के जाते थे और ये अच्छा मुनाफा मिलता था।
ये अभी क्या ये धागा तैयार कर रही हैं, इसी से फिर कपड़ा तैयार करेंगे आप लोग? हाँ, इसी से धागा से कपड़ा तैयार करेंगे। धागा से कपड़ा तैयार करेंगे। कब से आप लोग इससे जुड़ी हुई इस काम से? बहुत दिन से, जब से हमरा सबके यही है कामिया। आजादी के आंदोलन के दौरान ये चरखा अंग्रेजी शासन के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार था। आजादी के बाद कई लोगों ने इसे अपनी आर्थिक खुशहाली का जरिया बनाया। एक वक्त था जब मधुबनी का भाड़ा इलाके के हर घर से चरखे की, घर घर और हथकरघे की ठक ठक की आवाज आती थी। यहाँ बने हुए कपड़ों की दुनिया भर में डिमांड थी, क्योंकि ये कपड़े हल्के और गर्म होते हैं। लोग शान से इन कपड़ों को एयर कंडीशन कहते थे। हथकरघा उद्योग से इलाके में हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। लोगों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन इनकी खुशहाल जिंदगी को बाजारबाद की नजर लग गई। इन कपड़ों को सही बाजार मिलना बंद हो गया। यहीं से शुरू होती है यहाँ के बुनकरों की बदहाली की कहानी। इन कपड़ों की बाजार में मांग घटने से हथकरघा उद्योग पर संकट गहराने लगा। बुनकरों की जिंदगी बदहाल होने लगी। अब तो पूरे हथकरघा उद्योग का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमको जिंदा रखना है अंसारी बिरादर को, तो इसके लिए खादी के लिए कोई संस्था यानी जिला उद्योग है, वहाँ कायम करे या कहीं भी करे, कपड़ा लेगा हम लोग को कोई हर्ज नहीं है, हो जाएगा। मार्केट नहीं मिल रहा है, बुझिए कि काम में बंद हो गया, यही समझ लीजिए। अच्छा, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अच्छा, तो मतलब क्या, जैसे अगर दिन भर में कितना, अगर एक हैंडलूम दिन भर में क्या 150 रुपया कमाते हैं बस, उससे रोजी रोटी चलने वाला है, तो इससे मतलब है कि काम में बंद हो गया। 3 साल पहले सीएम नीतीश कुमार खुद बुनकरों की बस्ती आए थे और हथकरघा उद्योग को सरकारी मदद देने का भरोसा दिलाया। सीएम से आश्वासन से बुनकरों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। बुनकर बेसब्री से मदद का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे सरकार से लोगों को काफी आस है कि हो सकता है अभी ये जो नए उद्योग मंत्री बने हैं और इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार, जैसे पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और वो काफी कुछ ऐलान हुआ था, तो लोगों को आस है कि शायद वो हो सकता है उस पर कुछ काम शुरू हो। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और खबर दिल्ली से। दिल्ली में प्रयास संस्था ने प्रशासन की मदद से 45 मासूमों का रेस्क्यू किया। बच्चों से चूड़ी फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा था, जिन्हें रेस्क्यू के बाद प्रयास संस्था की तरफ से नई जिंदगी देने की बेहतरीन कोशिश हो रही है। 6 बजे से 4 बजे बहुत तक काम करवाता था। चूड़ी वाला काम करते थे और काम कराता था 4 बजे तक, और लेट के खाना देता था, प्लस में मारो करता था। जिम्मेदारों की नजरअंदाजी और जीवन की बद्दुआओं से बने ये बच्चे बंधुआ मजदूर हैं। दिल्ली के दिल की तमाम संकरी गलियों में अपनी नसों को दिन रात निचोड़ते ये बच्चे बिहार, यूपी और झारखंड से लाए गए हैं। दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट इलाका, जहां लोहे की आवाज के साथ चलती फैक्ट्रियां इन मासूमों के भविष्य को भूतकाल की तरफ धकेल रही हैं। न्यूज़ 18 की कोशिश और प्रयास नाम की स्वयंसेवी संस्था के प्रयास की बदौलत कुछ ऐसे ही चेहरे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या काम करते थे तुम वहाँ? चूड़ी बनाते थे। हाँ। तो सुबह कितने बजे से काम शुरू करते थे तुम? 11 बजे से। सुबह 11 बजे से रात को कब तक? 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक। और पैसे वगैरह किसको मिलते थे? पैसा हम लोग देकर के हाथ में, फिर जब हम लोग लगाने तो मालिक भी जाता था। अच्छा, मालिक भी जाता था। और हाँ। पैसा गांव भेज देते थे। हाँ। तो तुम्हारी फोन पे बात होती थी घर पे? हाँ। गरीबी क्या चीज है साहब, उसकी चादर के कोने से जिंदगी को देखना भी मुनासिब नहीं होता। कोख बिकती है और लखते जिगर बिक जाते हैं। कोई जिंदगी की चमक को देखने के लिए घर छोड़ देता है, तो कोई दलालों के चंगुल में फंसकर अपनी जिंदगी मौत के नाम कर देता है। बदले में 2000 से 6000 की अनिश्चित पगार और आधा पेट खाना नसीब होता है। कम उम्र में जिनके हाथ में किताब होना चाहिए था, किताबों का वस्ता होना चाहिए था और हाथ में कंप्यूटर,
इस तरह के सामान होने चाहिए थे, लेकिन इन छोटे छोटे मासूमों के हाथ में थमा दिया गया फैक्ट्री का सामान और ये छोटे छोटे बच्चे फैक्ट्री में काम करने लगे। लेकिन इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए प्रयास उन तमाम बच्चों को राहत देते हुए बाकायदा उस फैक्ट्री से निकाला और निकालने के बाद अब इन बच्चों को वापस इनके घर भेजने की भी तैयारियां चल रही है। सवाल बच्चों की आजादी थी, कौन दिलाएगा आजादी? प्रयास संस्था को जब रफ्तार मिली तो स्थानीय पुलिस के साथ एसडीएम की टीम ने छापेमारी शुरू की। जहांगीरपुरी इलाके में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सच्चाई फैक्ट्री की गेट पर खड़ी महिलाओं के आंचल के पीछे छुपी थी। बंधुआ बने ये बच्चे घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रयास संस्था की तरफ से बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही एक मानक तय करके मजदूरी का पैसा फैक्ट्री मालिक से वसूला जाएगा। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए जोहार झारखंड।